वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन चैनल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन चैनल पर। आज है सितंबर 25 और आज बात करेंगे हम आज के करंट अफेयर्स एंड एनालिसिस का। देखते हैं पहले क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि आज एक शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी मैंने चैनल पे डाल दिया है। ये रिलेटेड है एनडीपीएस एक्ट और लॉ ऑन ड्रग्स के ऊपर। आपको मालूम होगा कि काफ़ी स्टोरी और काफ़ी न्यूज़ चल रही है ड्रग्स के ऊपर, जो ड्रग्स से एक्ट है उसके ऊपर, और बॉलीवुड और बाकी जो बिजनेस क्लासेस है वहाँ पे किस तरीके से ड्रग्स का इफेक्ट हुआ है, किस तरीके से ये जो लॉज हैं वो इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। नारकोटिक कंट्रोल्स ब्यूरो एनडीपीएस एक्ट के तहत बहुत बड़ी कार्रवाई पूरे देश में कर रही है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी साथी हैं, जितने भी सब्सक्राइबर है, यूथ है, इसके बारे में जाने, जानकारी प्राप्त करें। तो इससे संबंधित वीडियो मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे डाल दिया है, आज डाला है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। छोटा वीडियो है लेकिन जानकारी बहुत बड़ी है और आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई जानकारी है। आपके जो करीबी लोग हैं, खासकर जो यूथ है, जो नई उम्र के लड़के हैं, वो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप उस वीडियो को देख के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जो हमारे नए साथी चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और फिर हम शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहली न्यूज़ है सार्क मीटिंग से रिलेटेड। आपको मैं बता चुका हूँ, सार्क होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। टोटल 8 कंट्रीज़ इसका पार्ट है। जैसे एससीओ एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिस संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में हमने 1-2 हफ्ते पहले खूब बात की थी, उनका सेशन था। उसी तरीके से सार्क भी एक एसोसिएशन है, उसमें 8 नेशन है साउथ एशिया से संबंधित। उनकी मीटिंग हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, और उस मीटिंग्स में जो अपडेट हुए हैं वो आज के टॉपिक हैं। क्या हुआ है देखते हैं। हुआ ये है कि जो भारत और पाकिस्तान हैं दोनों, उन्होंने एक्सचेंज किया है। क्या एक्सचेंज किया है? इन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। भारत ने अपने पॉइंट्स उठाए हैं, पाकिस्तान ने अपने पॉइंट्स उठाए हैं। आपको याद होगा जो एससीओ की मीटिंग थी, वहाँ पे जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे अजीत डोभाल, वहाँ पे मीटिंग के दौरान पाकिस्तान ने न्यू मैप प्रेजेंट कर दिया था, जिसमें कि जूनागढ़ का भी एरिया, क्रीक का भी एरिया वो दिखाया था उस मैप में। उसके बाद में अजीत डोभाल वो वॉकआउट कर गए थे उस मीटिंग से। तो फिलहाल सार्क की मीटिंग में ये देखने को नहीं मिला है। दोनों ने आरोप लगाए हैं, बट दे हैव प्रेजेंटेड देयर व्यू पॉइंट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सार्क इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एसोसिएशन। अभी आपको याद होगा कोरोना के स्टार्ट में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने सार्क फंड के बारे में बात किया था कि किस तरीके से एक फ़ंड बना के सार्क कंट्रीज़ के लिए उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं साउथ एशिया में। सो दैट इज़ वन अपडेट। उसके अलावा नॉर्मल कश्मीर का अपडेट है। कश्मीर के ऊपर दोनों ने एक दूसरे पे ब्लेम्स लगाए हैं, एंड इंडिया ने भी अपनी पोजीशन रिट्रेट कर दिया है। सो दैट्स रिगार्डिंग द सार्क एसोसिएशन मीटिंग्स, एंड वी विल कीप फॉलोइंग इट अप। नेक्स्ट है चाइना से रिलेटेड। चाइना से रिलेटेड एक छोटी सी न्यूज़ है, बट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, दैट इंडियन गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है हमारे जो सोल्जर्स हैं, जो हमारी आर्मी हैं, कि अगर चाइनीज़ आर्मी पास में आती है, अब हमारे इंडियन एरिया में इंट्रूड करने की कोशिश करती है या हमारे सोल्जर्स पे अटैक करने की कोशिश करती है, देन दे कैन फायर। एंड पास्ट में, रिसेंट पास्ट में ऐसे इंसिडेंसेस हुए जहाँ पे इंडियन आर्मी को फायर करना पड़ा। आपको याद होगा कि जून 15 को घटना हुई थी जिसमें हमारे जवान शहीद हो गए थे। एक और न्यूज़ इसमें आई है कि थ्रू डिप्लोमेटिक सोर्सेस चाइना ने बताया है कि उनके 5 जो ऑफिसर्स और जवान हैं वो मारे गए थे जून 15 क्लैशेस में। हालांकि इसकी कोई कंफर्म नहीं है, बट इट हैज़ कम थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल। सो चाइना और इंडिया के बीच में लद्दाख बॉर्डर पे लगातार टसल बना हुआ है। हम इसको फॉलो अप कर रहे हैं, और 6th लेवल ऑफ कमांडर्स मीटिंग वो भी हो चुकी है। सो ये कंटिन्यूस न्यूज़ है। अपने जो नोट्स आप बनाते हैं उसमें अपडेट करते रहिएगा, इन केस कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है तो। इससे रिलेटेड बहुत सारे एडिटोरियल भी है और बहुत सारी न्यूज़ भी इकट्ठी हो चुकी है, बट आप इसको करते रहिए। ये है मैंने अभी आपको बताया, अभी शुरू में बताया कि जिस तरीके से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इज़ टेकिंग एक्शन अंडर एनडीपीएस एक्ट, ड्रग्स जो लॉ है उसके तहत जो कार्रवाई कर रही है। बॉलीवुड में आपको अभी मालूम होगा समन गया है, दीपिका पादुकोण, रकुल प्रीत सिंह, श्रद्धा कपूर, इन सबको बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व है। सो इट हैज़ बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए
ये एक्ट्रेसेस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि उनको समन गया है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है जो स्टूडेंट्स हैं कि एनडीपीएस एक्ट क्या है और कब ये लागू हुआ, क्या क्या इसके अंदर प्रावधान है, वो मैंने आज के वीडियो में डाल रखा है। तो आप उसको ज़रूर देख के, छोटा वीडियो, आपको जानकारी, इंपॉर्टेंट जानकारी उससे मिल जाएगी। और क्या हो रहा है, और ये हो रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उन्होंने ब्लेम गेम शुरू हो चुका है एनसीबी की कार्रवाई को लेके। क्यों उस पर्टिकुलर लोगों को टारगेट किया जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कहा जा रहा है कि कंगना रनावत को टारगेट क्यों नहीं किया जा रहा है। उन्होंने भी क्लेम किया है कि वो उन्होंने ड्रग्स कंजम्पशन वो करती थी। मैं आपको बता दूं कि ड्रग्स कंजम्पशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें अगर आपको थोड़ा भी ड्रग्स आपके पास मिल जाता है तो आप पे कार्रवाई हो सकती है। ये कितने ड्रग्स पे, कितना ड्रग्स मिलने पे, कितना गांजा, अफीम, चरस मिलने पे क्या कार्रवाई होगी, ये मेरे उस वीडियो में है, डिटेल में आप देखिएगा। लेकिन मैं आपको अभी यहाँ बता दूँ कि अगर आपके पास थोड़ा भी ड्रग्स मिल जाता है तो यू कैन बी इन ट्रबल। आप जेल में जाएंगे और पूरी लाइफ जेल में जा सकती है। सो ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, ये 1986 में इसका गठन हुआ था। इट्स लेड बाय आईपीएस ऑफिसर और उनके लीडरशिप में ये सभी कार्रवाई हो रही है। ओके, नाउ आज का एडिटोरियल पहला एडिटोरियल है, ये चाइना से रिलेटेड है। यहाँ पे हम बहुत बात कर चुके हैं इंडिया चाइना के ऊपर। क्या अपडेट है, लेट्स सी। ये बता रहे हैं कि जो 6th लेवल ऑफ टॉक हुई है, 6th राउंड ऑफ कॉप्स कमांडर की जो टॉक हुई है, उसमें ये बात कही गई है कि इंडिया और चाइना दोनों नई फोर्सेस नहीं भेजेंगे और सोल्जर्स या सैनिक बॉर्डर पे नहीं भेजेंगे। जो पुराने हैं उन्हीं को हटाने के बारे में बात चलेगी, नए नहीं भेजे जाएंगे। सो दैट्स अ गुड स्टार्ट। उसके अलावा जो टेंशन है चाइना एरिया में, वो गलवान वैली, पैंगोंग लेक, गोगरा हॉट स्प्रिंग, डेप्सांग प्लेन्स, ये सभी पे यहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है। पिछले वीडियोस में मैं आपको मैप के थ्रू उसको समझा चुका हूँ कि पैंगोंग कहाँ पे है, गलवान वैली कहाँ है, फिंगर 1 2 3 4 5 तब टू 8 कहाँ है, क्या है, वो मैं सब बता चुका हूँ। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो आप उसको स्टडी कर लीजिए। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको मैप क्लियर होना चाहिए कि कौन से एरिया में कौन सी गलवान वैली कहाँ है, पैंगोंग लेक कहाँ है। सो दैट्स वन पार्ट। नाउ अनदर पार्ट इज़ दैट, ये भी मैंने आपको बता चुका हूँ कि 10 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं आफ्टर अप्रैल, वहाँ पे चाइना इंट्रूड करके बैठा है। और जहाँ पे इंडियन जो सोल्जर्स से पहले पेट्रोलिंग करते थे वो चाइना ने ब्लॉक कर दिया है। सो दैट इज़ ऑल्सो आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी भी जो पॉइंट्स है, सेम पॉइंट्स है। इंडिया ने कुछ हाइट्स हैं वो कब्जा कर दिया है, लेकिन वो हाइट्स कहाँ पे है, फिंगर 4 के पास में है। सो दैट मे नॉट बी काउंटेड एज ए स्ट्रेटजिक विन बिकॉज हमारा एरिया फिंगर 8 तक था। सो नाउ वी हैव टू कीप ऑन डूइंग द कन्वर्सेशन और कीप ऑन इंगेजिंग चाइनीज़। किस लिए कि वो अप्रैल से पहले, मई से पहले की पोजीशन पे जाए। सो दैट्स रिगार्डिंग इंडिया चाइना। आई होप अगर आप इस चैनल पे लगातार जुड़े हुए हैं तो मैंने लगातार आप उसको फॉलो अप मैंने पूरा बता चुका हूँ। आई होप आपको नोट्स में आपने सारी चीज़ें नोट कर रखी होगी, बट मैप आप ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिएगा एग्ज़ाम में जाने से पहले। एग्ज़ाम नोट्स आपने रिवाइज़ करिए बट मैप रिवाइज़ करिए। नाउ ये जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ये भी इंडिया चाइना से रिलेटेड है। सो दे आर टॉकिंग अबाउट द स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है, और ये जो ऑथर हैं, ये राइटर हैं, हिज गुरदीप सिंह उभान, ये फॉर्मर आईजी हैं स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। नाउ स्पेशल फ्रंटियर्स फोर्स मैं आपको बता चुका हूँ। जो स्पेशल फोर्स है इनका गठन किया गया था जो 1962 वॉर का उसके आसपास, और जो हमारा तिब्बत बॉर्डर था या चाइना बॉर्डर था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। मोस्टली इसमें तिब्बतियन जो एथनिसिटी हैं उसके लोग हैं। एंड एक टाइम तक ये सीक्रेट हमारी फौज थी, एसएफएफ। और अभी हाल में ही आपको याद होगा कि एक इसके सोल्जर थे, वो लैंड माइन ब्लास्ट में उनकी डेथ हो गई थी। और काफ़ी बड़े डिग्नेटरीज और स्टेट जो हमारे सिंबल्स हैं वो उन्होंने जो उसके फ्यूनरल में पार्टिसिपेट किया था। सो बाकी जो इसमें आर्टिकल में फैक्ट्स हैं वो अगर आपको वॉर हिस्ट्री में इंटरेस्ट है या थोड़ा और डीप में आप जानना चाहते हैं तो यू कैन गो इनटू डीप, आप पढ़ सकते हैं। बट एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देयर इज़ नथिंग मच विच इज़ लेफ्ट। नाउ ये एक आर्टिकल है, इट्स रिगार्डिंग द फॉरेन हैंड। ये किससे रिलेटेड है, FCRA से, ओके, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ना इसके रिलेटेड भी मैं एक वीडियो बना के, छोटा वीडियो मैं ऑलरेडी इस चैनल पर डाल चुका हूँ। आप आई विल रेकमेंड आप उस वीडियो को देखिए। उसमें मैंने क्लियरली बता दिया कि FCRA एक्ट जो मेन एक्ट का वो क्या था, जो अमेंडमेंट आया 2020 में वो क्या आया है,
और क्या क्या कार्रवाई हो सकती है, और अमेंडमेंट में, नए अमेंडमेंट में क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, वो सारी चीज़ें मैंने समझाई है। इस चैनल पे है, कुछ दिन पहले की वीडियो है, शॉर्ट वीडियो है, आप देखिए, आपको जानकारी होगी। और एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार आप रिवाइज करके भी जाइएंगे। अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं वीडियो देख लीजिए, या फिर जो भी आपने नोट्स में डाल रखा है नोट्स को रिवाइज कर लीजिए, बिकॉज FCR इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ बैकग्राउंड थोड़ा सा बता दूँ। इसको अमेंडमेंट इसमें लाया गया है कि इस अमेंडमेंट के तहत जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, जो बाहर से पैसा मिलता है NGOs को, उनको रेगुलेट किया गया है। डर क्या था? डर ये था, पहली जो चीज़ थी गवर्नमेंट का कंसर्न कि रिलीजन कन्वर्जन के लिए ना इस्तेमाल हो। तो कन्वर्जन्स के लिए इस्तेमाल होगा, रिलीजियस धर्म परिवर्तन जिसे बोलते हैं। तो ये एक कंसर्न था कि धर्म परिवर्तन के लिए NGOs का पैसा इस्तेमाल हो रहा है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने उस पर क्रैकडाउन किया। दूसरा क्या कंसर्न था, वही मैं आपको बता चुका हूँ कि ग्रीन पीस फाउंडेशन का मैंने एग्जांपल दिया था। व्हाट दे वर डूइंग कि जो उनके फॉर एग्जांपल जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स थे उनको वो बैन करवा रहे थे, एनवायरमेंटल इशू के नाम पे, लैंड इशू के नाम पे एजिटेशंस करवाते थे NGOs का पैसा इस्तेमाल करके। व्हाट देयर बेनिफिट ये था कि उनके साथ सोलर की कुछ कंपनीज जुड़ी हुई थी, विच इज़ ऑन रिकॉर्ड, जो गवर्नमेंट ने लिखा है। इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो की जांच भी हुई थी। उसमें यह आया था कि कुछ कंपनीज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, फॉर एग्जांपल सोलर वाले, वो थे, और वो चाहते थे कि जो पावर प्लांट या कोल पावर प्लांट्स हैं वो बैन हो जाए इंडिया में, वो नए ना खुले, एंड सो दैट दे कैन सप्लाई देयर इक्विपमेंट्स एंड सप्लाई देयर टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू सोलर प्लांट। तो ये इनका मेन कंसर्न था। एंड ग्रीन पीस फाउंडेशन वाज गेटिंग लॉट ऑफ मनी फ्रॉम सच कंपनीज एंड दे वर मिसयूजिंग इट। तो उसके बाद ये 2012 के आसपास ये प्रोसेस शुरू हो गया इनको बैन करने को। तो गवर्नमेंट ने ये रूल ले आया, 2010 में ये एक्ट ले आया, और उसके तहत ऐसे जितने भी NGOs थे उनको बैन करने का काम शुरू कर दिया, जो भी धर्म परिवर्तन या एनवायरमेंटल इश्यूज़ के नाम पे इंडिया में जो इंडिया की इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहे थे। सो ये सभी चीज़ें मैंने उस वीडियो में भी दिया है, FCRA वाला जो वीडियो है उसको आप देखिए, लेकिन शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया। सो दिस इज़ वेरी गुड एंड अ प्रोबेबल क्वेश्चन। एक ये प्रोबेबल क्वेश्चन है आपके UPSC मेंस का, 100% आपके संभावित क्वेश्चन में ये रहेगा। एंड प्रीलिम्स में भी पॉइंट्स आ सकते हैं, खासकर वो अमेंडमेंट्स के पॉइंट्स आप एक बार देख लीजिएगा, मैंने वो डिटेल में बताया है कौन कौन से अमेंडमेंट्स आए हैं इसमें। ओके, नाउ दिस इज रिगार्डिंग द हेल्थ वर्कर सेफ्टी। नाउ हेल्थ वर्कर सेफ्टी इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बट इस पर्टिकुलर आर्टिकल में कुछ कंटेंट नहीं है, जेनरिक बातें कही है। ये हम सभी जानते हैं कि इंडिया में डॉक्टर रेशियो किस तरीके का है, वो जो रिकमेंडेड मानक है, स्टैंडर्ड है, उसके तहत नहीं है। और ख़ासकर जो हेल्थ वर्कर है, जो हमारे नर्सेस हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, और बाकी हॉस्पिटल स्टाफ है, उनके लिए खुद के लिए प्रॉपर वो नहीं है। और कोरोना के दौरान हमने देखा कि हमारे जितने भी हॉस्पिटल स्टाफ थे वो खुद उन्होंने सेक्रीफाइस दिया, अपने लाइफ तक का सेक्रीफाइस दे दिया। कई CMO CMS उनकी दुखद मृत्यु हुई इस कोरोना के दौरान, ये हम सभी जानते हैं। तो उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं मिला है। तो डॉक्टर्स के लिए, डॉक्टर्स और जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं हॉस्पिटल में, जितना स्टाफ काम करता है, उनके लिए स्पेशल कानून या स्पेशल प्रावधान लाने की ज़रूरत है, जिससे कि उनका जब वो पेशेंट का केयर कर रहे हैं तो उनकी खुद की भी केयर गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। मोर और लेस इसका ये क्रक्स है, और इसमें अलग अलग पॉइंट्स दिए हैं, किस तरीके से वर्किंग आवर्स को बेहतर करे, फिजिकल मेंटल हेल्थ के लिए काम करे, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, आप एक नज़र देख सकते हैं अगर कुछ पॉइंट्स चाहिए। बट इसमें डेटा ज़्यादा नहीं है, तो जब भी आप पेपर में लिखेंगे, अगर मेंस में आता है, जो कि एक क्वेश्चन हो सकता है ये, तो आप डेटा से जाएंगे। इसमें डेटा नहीं है तो मैं इसमें डीप में नहीं जाऊँगा। डेटा आप रखिए, फैक्ट्स रखिए, और फैक्ट्स के बेसिस पे आप यू राइट योर आंसर। ना ये क्या है, ये फार्म बिल्स है। नाउ अगेन इसका भी मैं वीडियो डाल चुका हूँ फार्म बिल से रिलेटेड, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। उस वीडियो में मैंने सब कुछ समझा दिया है। ये इसमें कोई नई चीज़ इसमें बेसिकली आज ये जो हिंदू वाला जो आर्टिकल है, इसमें उसको अपोज किया गया है। बट मैंने आपको बता चुका हूँ, आपको बार बार समझाता रहता हूँ कि जब भी आप आंसर लिखिए, आपको दोनों व्यू लिखना ही है। आपको गवर्नमेंट जो भी कंसर्न एक पार्टी है, इसमें गवर्नमेंट एक पार्टी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिन्होंने ये कानून को पास किया है,
आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिखिए। तो मैंने उस वीडियो में साफ बताया है कि गवर्नमेंट क्या कह रही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, उनके क्या पॉइंट्स है, कैसे क्यों ये कानून लाया गया है और क्या वो टारगेट है, वो मैंने आपको बता दिया, उस वीडियो में मैंने बताया। एंड देन सेकंड पार्ट में मैंने उसी वीडियो में मैंने ये बताया है कि फार्मर्स की डिमांड या जो अपोज कर रहे हैं उनकी क्या डिमांड है, वो भी मैंने क्लियर कर दिया है। मोर और लेस ये है, 3 पास किए गए थे, एसेंशियल कमोडिटीज पास किया गया था, फार्म एग्रीमेंट पास किया गया था एंड ट्रेड वाला पास किया गया था। मोर लेस ये था कि एपीएमसी मंडी के अलावा और भी एरियाज दे दिया किसानों को जहाँ पे वो सामान बेच सकते हैं, ई के थ्रू भी बेच सकते हैं। एंड देन सेकंड ये था कि किसान जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकता है। फॉर एग्जांपल लेस कंपनी है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा कि उनकी जो प्रोड्यूस है वो खरीद लेंगे। और तीसरा एसेंशियल कमोडिटीज़ था, जिसके माध्यम से जो स्टॉकिंग थी, जो भी सीरियल्स, पल्सेस, ओनियन और पोटैटोस, इन पे स्टॉकिंग ख़त्म कर दी गई ओनली कुछ कंडीशंस में। कौन सी कंडीशंस? वॉर हो गया, फैमिन हो गया, स्टीप प्राइस राइज हो गया, उसमें गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी। तो ये 3 एक्ट्स थे, वो मैंने डिटेल में बताया हुआ है, बट मैं समराइज़ कर रहा हूँ। और अपोजिशन क्या कह रहा है? अपोजिशन ये कह रहा है कि जो एमएसपी है वो लीगलाइज कर दो, उसका एक कानून लाओ। और गवर्नमेंट इसको क्यों नहीं, क्या कह रही है उसमें? गवर्नमेंट कह रही है कि एग्जीक्यूटिव डिसीजन है और उसमें बिल की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि एमएसपी पे हम क्यों रोके जब अगर किसान को एमएसपी से भी ज़्यादा मिल सकता है। तो आप उस वीडियो को देखिएगा, इस चैनल पे है, तो यू विल गेट मोर थिंग्स इनटू दैट। ओके, और सो फार्म बिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखिएगा उसको। नाउ ये क्या है? ये कहा है हाई कोर्ट ने, ये कहा एक्ट लाइक चाणक्य टू रूट आउट ड्रग मेनस, मतलब ड्रग की समस्या को दूर करने के लिए चाणक्य की तरह काम करने की आवश्यकता है। ना ये क्यों कहा है? कर्नाटका में भी आपको मालूम होगा कि हाई प्रोफाइल ड्रग्स जो है रैकेट, वो पकड़ा गया है, जिसमें कि बड़े बड़े लोग, एक्ट्रेसेस वगैरह, एक्टर्स सब इन्वॉल्व है। तो उसी पे कर्नाटक ने, गवर्नमेंट ने ये अपना रुख रखा है। हालांकि केस कोई और था, किसी और केस में बोला था, बट इन जनरल उन्होंने कहा है कि जो हमारा यूथ है, नई जनरेशन है, उनको बहुत नुकसान हो रहा है। ये जो ड्रग्स होते हैं ये आपको बहुत ही ज़्यादा साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस होते हैं, मतलब आपके माइंड को, आपके नर्वस सिस्टम को ये अफेक्ट करते हैं। ये क्या करेंगे? आपको डिप्रेशन इससे क्रिएट हो सकता है, इससे आपको मरने की इच्छा क्रिएट हो सकती है। ये ऐसे खतरनाक ड्रग्स होते हैं और आप पागल बन के, साइको बन के घूमते रहेंगे। और अच्छे अच्छे लोग जो हैं वो सोचते तो ये हैं कि ड्रग्स लेने से उनकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी या फिर उनके जो व्यू पॉइंट है उनको आनंद आएगा, बट होता क्या है? होता ये है कि इट स्लोली आप इसके एडिक्ट बन जाते हैं और नॉर्मल जीवन भी आपका बिना ड्रग्स के नहीं चल पाता है। तो ये आप मत करिए, कर रहे हैं तो तुरंत छोड़िए क्योंकि सज़ा तो एक चीज़ है, जेल जाना तो एक चीज़ है, इसके अलावा आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं और ये सुसाइड तक भी आपको पहुंचा सकता है। इस तरीके की थॉट्स आपके माइंड में ये ड्रग्स से आ सकता है। और ये कौन है? हमारे यूथ हैं, हमारे नए जनरेशन के लड़के हैं जो स्कूल कॉलेजेस में जा रहे हैं, अभी इंजीनियरिंग करने, मेडिकल करने जा रहे हैं। इनको जानकारी होती नहीं है और सीनियर्स की वजह से या बाकी इन्फ्लुएंस में आके टू बीइंग कूल बनने के लिए सब चीज़ें इस्तेमाल करते हैं एंड देन फिर एडिक्ट आप बन जाएंगे और आपकी लाइफ ख़राब हो सकती है। तो ये सब काम ना करिए। और वर्किंग जो प्रोफेशनल हैं, जो लोग काम करते हैं, वो लोग भी इससे बच के रहे। बाकी कई चीज़ें हैं यूज़ करने के लिए, आप उसको यूज़ करिए, अच्छी चीज़ें यूज़ करिए, बट ड्रग्स वगैरह से दूर रहिए। सिर्फ इसीलिए, सज़ा के लिए नहीं। सज़ा तो एक पहलू है उसका कि आपको सज़ा हो जाएगी, जेल चले जाएंगे। दूसरा पहलू ये है कि आपके सिस्टम को भी ख़राब करेगा। जब आपको सिस्टम को ख़राब करेगा तो आपको अफेक्ट करेगा, आपकी फैमिली को अफेक्ट करेगा। तो ये ध्यान रखिए। इसीलिए मैं बार बार इसको कह रहा हूँ। इसका मैंने आपको वीडियो भी बनाया है, वो मैंने इसीलिए बनाया है क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है। तो आप उस वीडियो को देख के आप समझ लीजिए। ओके, नाउ ये क्या है? ये है ज्ञानपीठ अवार्ड से रिलेटेड मलयालम महाकवि, इनको दिया गया है अकिथम अच्युतन नंबूत्री। इनको नवंबर लास्ट ईयर में ये अनाउंस किया गया था ज्ञानपीठ अवार्ड, और इनको फिर मिला है। आप मुझे कमेंट में बताइएंगे कि ये ज्ञानपीठ अवार्ड क्या है, कब इसका गठन हुआ था और ये क्यों ये दिया जाता है। हालांकि इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो भी देन ऑल्सो यू विल गेट सम आंसर, बट आई वांट यू टू राइट इन कमेंट्स ये क्यों दिया जाता है। और प्रीलिम्स का एक ये प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है। ओके, नाउ दिस इज रिलेटेड टू रिफॉर्म्स। क्या है? ये 2 न्यूज़ है। गवर्नमेंट क्लेम ऑन एमएसपी इज़ अ हाफ ट्रूथ सेज कांग्रेस।
और कांग्रेस प्रॉमिस सेम रिफॉर्म्स। ना ये किससे रिलेटेड है, ये भी एमएसपी से रिलेटेड। ना एमएसपी से रिलेटेड मैंने एक अलग वीडियो डाला है चैनल पे, छोटा वीडियो है, आप देख सकते हैं। वही चीज़ है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक जब इम्पॉर्टेंट कोई घटना घटित होती है तो कई दिनों तक उसका फॉलोअप चलता है, कई दिनों तक उससे रिलेटेड न्यूज़ आती रहती है, सबके व्यू पॉइंट्स आते रहते हैं। तो इसीलिए मैंने, लेकिन आपको जानना क्या ज़रूरी है, आपको जानना, बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है। तो बैकग्राउंड आप मैंने डाल रखा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एग्रीकल्चरल की बिल्स क्या हैं, वो मैंने ऑलरेडी छोटे छोटे वीडियो डाला है, तो आप उसको देखिए। जब आप उसको देखेंगे तो आप उसको जानकारी होगी कि क्यों ये इसका विरोध कर रहे हैं। तो बीजेपी का ये कहना था कि कांग्रेस के ऑलरेडी मैनिफेस्टो में ये चीज़ थी, ये एपीएमसी एक्ट को सुधार करना और मंडी के बाहर भी बेच पाने की वो क्षमता देना किसानों को। सो ऑलरेडी कहीं ना कहीं एक जो भी गवर्नमेंट है उन सभी का एक मन था कि किसानों की जो सुविधा है उनको और बेहतर देने की। सो इसीलिए आपको 360 डिग्री कोई भी चीज़ पता होनी चाहिए। ओके, नाउ व्हाट इज़ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उतना इम्पोर्टेंट इस सेंस में है सिर्फ कि ऐसा पेटिशन पड़ा है किस लिए कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम जो होने वाला है अक्टूबर 4 को, 4 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम होने वाला है यूपीएससी आईएएस एग्ज़ाम, उसको पोस्टपोन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन डाली गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से इसमें जवाब मांगेगा और देखते हैं। आई होप कि ये नहीं होगा, क्योंकि नीट और बाकी एग्ज़ाम जब कंडक्ट हो गए तो यूपीएससी का एग्ज़ाम भी पोस्टपोन शायद ना हो। बट देन ऑल्सो वी हैव टू कीप अ आई ऑन व्हाट सुप्रीम कोर्ट इज़ गोइंग टू टेक डिसीजंस। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल रिलेशन, गिलगित बाल्तिस्तान, यहाँ पे क्या हो रहा है? गिलगित बाल्तिस्तान कौन सा एरिया है? ये वो एरिया है जेएंडके का जो इंडिया क्लेम करता है कि उनका इंडिया का हिस्सा है, बट पाकिस्तान के कब्ज़े में है अभी। और इसमें क्या होने जा रहा है? इसमें होने ये जा रहा है कि पाकिस्तान ने अनाउंस किया है कि गिलगित बाल्तिस्तान जो एरिया है, जो कि पहले स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट के थ्रू गवर्न किया जाता था, वो एक प्रोविंस, एक राज्य का रूप लेगा, राज्य बनाया जाएगा उसको, और वहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट कराया जाएगा। नॉर्थर्न एरियाज़ के नाम से जाना जाता था ये पाकिस्तान में अभी तक। अब ये एक राज्य, प्रोविंस बनने की दिशा में है और यहाँ पे इलेक्शन होना जा रहा है। इंडिया ने इसको रिजेक्ट किया है और इंडिया ने कहा है कि इंडिया का ये हिस्सा है गिलगित बाल्तिस्तान, और यहाँ पे पाकिस्तान की जो ये कार्रवाई है इसको रीनेम करना या प्रोविंस बनाना, यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट करना, ये इलीगल है एंड उनका जुरिस्डिक्शन नहीं है। सो दैट इज़ रिगार्डिंग दैट। नाउ ये है, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड कि जो G4 ग्रुप है, मैंने पूछा था कि जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इज़ इट टाइम फॉर इम्पोर्टेंट रिफॉर्म्स, एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में G4 इंडिया, ब्राज़ील, जापान, जर्मनी, क्या समय आ चुका है या हैज़ टाइम कम फॉर इंडिया, ब्राज़ील, जापान एंड जर्मनी टू बी परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल विद वीटो पावर? चाइना ने इसमें अलग व्यू पॉइंट दिया है और चाइना इंडिया और जापान को रजिस्ट करता है और जर्मनी को भी रजिस्ट करता है, सेइंग इट्स नॉट अ डेवलपिंग कंट्रीज, एंड चाइना इज सेइंग दैट स्मॉलर कंट्री शुड गेट मोर रिप्रेजेंटेशन। बट द क्वेश्चन इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री जो कि इंडिया होने जा रहा है, इफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री डजंट गेट सीट इन परमानेंट सीट इन सिक्योरिटी काउंसिल, दैन इट्स ऑफ नो यूज़। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी साफ साफ कहा था जब ये 75th सेशन हुआ जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन कि ये एक आउटडेटेड ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिया जैसी कंट्रीज़ को और जापान और जर्मनी जैसे कंट्रीज़ को यहाँ पे परमानेंट सीट ना हो तो इसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन जो बना था ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो जीती हुई कंट्रीज़ थी उनको लीडर बना के उनको परमानेंट सीट दे के यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया, इन सभी को परमानेंट सीट दे दी गई। जबकि 75 ईयर्स के बाद में सोशियो पॉलिटिकल जो सीन है दैट हैज़ चेंज अ लॉट, तो इसको रिकंसिडर करना चाहिए। एंड हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है और इंडिया लगातार इसको कहता रहता है, बट चाइना इज रजिस्टिंग इट बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन। सो लेट्स सी, वी हैव टू कीप अ वॉच ऑन दैट। और आप एग्जाम दे रहे हैं सो दैट कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन। यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। 75th इसकी एनिवर्सरी थी, सो क्वेश्चन मे बी एक्सपेक्टेड इन द यूपीएससी प्रीलिम्स ऑल्सो। ओके, सो रेस्ट इज़ द इकोनॉमिक्स में जीएसटी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आई होप जीएसटी हमने कई बार ऑलरेडी बात कर लिया है और जीएसटी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं है तो आप कमेंट में लिखेंगे, वी कैन हैव अ सेशन ऑन जीएसटी ऑल्सो
टारगेटिंग द यूपीएससी प्रीलिम्स और एनी अदर एग्ज़ाम। अगर जीएसटी आपको क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट में आप लिख दीजिएगा, जीएसटी से संबंधित हम वीडियो करेंगे जो कि हमारा नॉलेज ओरिएंटेड भी हो और एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्पोर्ट्स इज़ देयर। स्पोर्ट्स में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, आईपीएल इज़ गोइंग ऑन, और आईपीएल में जो बबल है, बबल के अंडर सारी टीम पार्टिसिपेट कर रही है। और क्वेश्चन जो मैंने पूछा था, आई विल हैव द सेम क्वेश्चन रिगार्डिंग द, जो मेंस का मेरा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन रहेगा रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशन। तो उसमें आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि योर व्यू पॉइंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ करंट सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो, डू यू थिंक देर इज द इम्पोर्टेंट चेंजेस needs to be done in यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। एंड सेकंड ये है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स के जो रिफॉर्म्स हैं वो आपको बताने थे, उसके रेकमेंड आपने करना था। तो ये मेंस का क्वेश्चन रहेगा 15 मार्क्स का, 250 वर्ड्स। सो यू राइट इट इन द कमेंट्स एंड आई विल एवुलेट योर आंसर। ओके, थैंक्स फ्रेंड्स, दैट्स ऑल। और जो हमारे नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट एंड लाइक करेंगे। थैंक यू, गुड।